इसको डिफाइन करें, इनको डिफिनेशन देने के लिए बोला है। तो मेटास्टेटिस क्या है? तो आप मेटास्टेटिस में आपको बताए थे, याद कीजिए कि जब आपको हम कैंसर पढ़ा रहे थे तो कैंसर में आपको क्या बोले थे कि कैंसर में दो तरह के आपने ट्यूमर पढ़ा था। एक पढ़े थे बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर आप किसको कह रहे थे कि ऐसी ट्यूमर जो हमारे शरीर में कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप लोग तिल, मस्सा, जैसे आइला वगैरह जो कहते हैं, तो ये बेनाइन ट्यूमर है, ये कैंसर उत्पन्न नहीं करते हैं। और एक ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसीलिए आपको बताए थे कि कैंसर का अध्ययन या तो फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर का अध्ययन, दोनों के अध्ययन को ही कहते हैं ऑन्कोलॉजी, है ना। आइए तो अब उसी तरह बात करेंगे हम। यहाँ मेटास्टेटिस क्या है, तो आपको याद कीजिए, आपको बोले थे कि मेटास्टेटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिफिनेशन ग्रुप में कैसे बोलेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं क्या, शरीर में जब प्रारंभ में कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर बनते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने का कारण होता है कार्सिनोजेनिक पदार्थ। जितने भी कार्सिनोजेनिक पदार्थ हैं उनके वजह से हमारे शरीर में ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का निर्माण होती है। अब कार्सिनोजेनिक पदार्थ तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम लोग जो हमारे वातावरण में जो फैली हुई है सिगरेट की धुआं, है ना, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। आप लोग जो चाय पीते हैं, जो आदमी चाय को अगर प्लास्टिक के कप में अगर पी रहे हैं, फोम के कप में पी रहे हैं, तो वो गर्म चाय उस प्लास्टिक से अभिक्रिया करके उनसे जो वो प्लास्टिक को एक तरह के रासायनिक पदार्थ का निर्माण करेगा जो कार्सिनोजेन है, जो हमारे शरीर में जो है कैंसर उत्पन्न करते हैं। और अगला जो हम लोग जो रंगीन वाले पदार्थ, जितने भी आर्टिफिशियल कलर के द्वारा जो पदार्थ बनाई जाती है, उस पदार्थ को जब हम लोग खाते हैं तो वो कलर हमारे शरीर में ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है ना, तो कार्सिनोजेन। अब आइए यहाँ पर हम मेटास्टेटिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या कि हमारे शरीर में जब कोई भी ट्यूमर बनते हैं तो उस ट्यूमर को कहा जाता है प्राइमरी ट्यूमर, प्राथमिक ट्यूमर उसे कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक ट्यूमर जो होते हैं, प्राथमिक मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये ट्यूमर काफी तेजी से वृद्धि होते हैं शरीर में। और जब इसे नजरअंदाज कर देते हैं लोग, जब इन्हें पता नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर इनका पहचान अगर नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा कि ये ट्यूमर की जो कोशिका है वो टूटकर रक्त के साथ शरीर के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाती है। प्राथमिक ट्यूमर जो है उनकी कोशिका टूटा और शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर वहां पर भी, यानी दूसरे हिस्से में पहुंचकर वहां भी नए ट्यूमर का निर्माण करती है। और वो जो नए ट्यूमर बना, उस नए ट्यूमर को कहा जाता है सेकेंडरी ट्यूमर, या उसी को कहते हैं द्वितीयक। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक ट्यूमर। अब ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीयक ट्यूमर में क्या होगा, ये जो द्वितीयक ट्यूमर बना, ये द्वितीयक ट्यूमर के बनने के ही क्रिया को कहा जाता है मेटास्टेटिस। मतलब इसका मतलब शरीर के, हमारे शरीर में विभिन्न हिस्सों में मैलिग्नेंट ट्यूमर पहुंच गया है और वो दूसरा ट्यूमर बना के तैयार कर दिया। अब ये जो स्थिति होती है वो बहुत खतरा होता है कि उस आदमी को कैंसर जब फैल जाते पूरे शरीर की कोशिका में, तब उनके लिए मुश्किल दौर होता है उनको बचा पाना। ठीक है, चलिए तो आपको मेटास्टेटिस के बारे में आपको बता दिए। अगर डिफिनेशन बोले तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। कहते हैं क्या कि मैलिग्नेंट ट्यूमर काफी तेजी से वृद्धि करती है और इसकी कोशिका टूटकर रक्त के साथ शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर दूसरे हिस्से में भी नए ट्यूमर का निर्माण करती है। इस नए ट्यूमर को कहा जाता है सेकेंडरी ट्यूमर या द्वितीयक ट्यूमर, और द्वितीयक ट्यूमर के बनने की क्रिया को ही कहा जाता है मेटास्टेटिस। चलिए ठीक है, ये इसका एक नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है वैक्सीनेशन। ब्लैक कलर की जो वाइट नहीं दिखता अच्छा है, दूसरा कलर रेड लीजिए या तो ब्लैक लीजिए, दिख रहा है? हाँ इसमें सादा हो जाता है थोड़ा, ये तो थोड़ा नहीं दिखता है। पीला, हाँ ये तो ठीक है। ठीक है। आइए देखिए, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टीकाकरण समझना है तो आपको वैक्सीन समझना होगा, टीका समझना होगा, तब वैक्सीनेशन आप समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, शरीर में
किसी बीमारी के खिलाफ, शरीर में किसी बीमारी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो दवाई खिलाई जाती है, पिलाई जाती है या इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं टीका, वैक्सीन कहते हैं। और ये जो वैक्सीन शरीर में दिया गया, मतलब इस क्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है वैक्सीनेशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोले टीकाकरण। हमने क्या कहा आपको, हमने कहा आपको टीकाकरण में आप पूछा जा रहा, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी बीमारी के खिलाफ या किसी बीमारी के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो दवाई खिलाई जाती है, पिलाई जाती है, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टीका। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण, या उसी को कहते हैं वैक्सीनेशन। चलिए, तो आप लोगों को इसका इनके जो क्वेश्चन थे ये 38 नंबर में, वो आपको हम सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ये 39 नंबर। ये कमाल का क्वेश्चन है, आप इनको एक बार अच्छा से समझना होगा। ये चीजें हैं, आपको एक बार अगर आप समझ गए तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्या चीजें कह रहा है, दिख रहा है सब, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए आप इस चीज को पहले समझिए। हम चाहेंगे कि इसको सॉल्व यहीं करने के लिए, लेकिन यहां सॉल्व कैसे करें, इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी होगा, कॉपी तो हो जाएगा। वहां पर कर सकते हैं ना, यहाँ होगा। कॉपी कहाँ की, कॉपी करते का नाम, हाँ कर देगा। हाँ कॉपी आप कॉपी किए कहाँ से किए, वहीं पर जो बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है ये, हाँ तो आप करेंगे तब ना। हो गया। टेस्टिंग कहाँ पे है? इस पेज को हाइड कर लेते हैं पहले। आइए पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित रूप में लिखा गया है, तो आपका दिया गया है 5' ए मतलब ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन। फिर यही चीजें अब रिपीट किया गया है ना, और लास्ट में फिर तो ये आपको दिया गया है किसमें, डीएनए में। ये सब ध्यान देने योग्य बात है, डीएनए में दिया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं ये डीएनए में दिया गया है ये चीजें। तो अब आपसे सवाल क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं क्या कि पूरक स्ट्रैंड इसका उल्टा में पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रमण 5' से 3' के तरफ में लिखने बोल रहा है। तो इनका जो उल्टा, पहले इसका क्या करना है, उल्टा कर लेना है। अब उल्टा करने के बाद फिर उसको किस तरफ में लिखना है, 5' से 3' के तरफ। तो इनको पहले आप लोग उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा करेंगे, तो उसी चीजों को यहाँ पर, ये इसीलिए यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को लेके हम चाह रहे थे इसी जगह पर कर लें। आइए देखते हैं। यहाँ इरेजर नहीं किया है, ये है क्या, कट कीजिए वहीं पे वहीं लिखेंगे। लिखने के लिए नहीं, हम इरेजर लेना चाह रहे हैं। इरेजर नहीं है ये हाँ वो बोला इरेजर है, हम यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं। नहीं चलिए इसी को हम लोग नोट करते हैं। एडिट में देखें सर, अभी वो यही चीज करने के लिए है।
देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर में, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रमण निम्नलिखित रूप में लिखा गया है, तो लिखा गया है कि 5-ATGC। कितने बार आपको लिखा गया है? तो 1 2 3 4 5 6 टाइम से लेकर आपको इसको नोट करना होगा, उन्हीं चीजों को यहाँ पर पूरा करना होगा। अब अगर तो पूरा स्ट्रैंड का अनुक्रमण 5 से 3 में लिखने के लिए आपको कह रहा है, तो आप ऐसे किस तरह से आपको दिया गया है 5 में ATGC। एक बार आप इसको मैच कर लीजिए, क्या यही चीज था? देखिए ATGC। अब इस तरह करके 1 टाइम 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आइए अब इसको यहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हमको 7 टाइम लेना है। फिर ATGC, फिर ATGC, फिर ATGC, फिर ATGC, वरना 1 2 3 4 5 ATGC, फिर ATGC, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद क्या है 3 ये यहां पर दिया हुआ है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या बोला इसको लिखने के लिए? ये जो आप देख रहे हैं इसे आप कह सकते हैं सामान्य, ये सामान्य दिशा में एक नॉर्मल स्ट्रैंड है ये, लेकिन आपको लिखने किसमें बोला? पूरक में। अब पूरक का मतलब होता है यहां पर उल्टा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उल्टा आपको लिखना है। तो उल्टा आप कैसे लिखोगे? तो अब हम लोगों का जो यहां पर उल्टा जो शुरुआत होगा वो 3 से 5 तो उल्टा लिखने बोला, तो यहां पर लिखेंगे 3। अब 3 में उसका उल्टा लिखो। कैसे? यहां पर चूंकि ये डीएनए में है, ध्यान रखिएगा, तो एडेनिन है, तो एडेनिन किस जुड़ा रहता है? तो थायमिन के साथ। ध्यान दिए किसे? थायमिन के साथ। तो ए का उल्टा क्या हो गया? टी। अगर यही फिर अगर आरएनए में अगर बोलता आपको, तो यहां पर एडेनिन का उल्टा क्या हो जाता है? डीएनए में थायमिन, लेकिन आरएनए में हो जाता है यूरासिल, है ना। तो एडेनिन थायमिन, अब ये थायमिन है तो ये किससे होगा? एडेनिन। अब ये क्या है? गुआनिन। इसमें तो उल्टा क्या होगा इसका? साइटोसिन, मतलब जुड़ा रहेगा। साइटोसिन है, किस जुड़ा रहेगा? बोलिए गुआनिन। हो गया। बस इसी को हम लोगों को रिपीट करना है। ये टी को कितना? 7 टाइम तक कीजिए। TACG, TACG, फिर उसका TACG, फिर TACG, फिर TACG। अब काउंटिंग कर लीजिए कितना टाइम से? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद TACG, तो हो गया टोटल कितना? 7 टाइम। और यहां पर वहां पर 3 था, यहां क्या हो जाएगा? 5 हो गया। ये हो गया इसका पूरक स्टैंड, पूरक दिशा में ये कर दिए। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है कि हमको लिखना चाहिए किस तरफ का चाहिए? 5 से 3 की दिशा में चाहिए आपको, यही बोला है ना। आप एक चेक भी कर सकते हैं क्या बोला, किस दिशा में बोला है आपको। देखिए आपको क्या बोला कि आपको यहां बोल रहा है कि पूरक स्ट्रैंड 5 से 3 डायरेक्शन में यहां पर दिया गया। कहता है कि पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रमण 5 से 3 दिशा में लिखने आपको बोल रहा है। अब उसको उस दिशा में लिखना पड़ेगा। तो अब इनको आइए, तो अब इसी को ना बोला आपको लिखने के लिए, तो आपको ये वाला को उठा के, मतलब आप इस तरह से ऐसे पकड़िए और ऐसे घुमा के लाके पेश कर दीजिए, मतलब इधर से उल्टा के इसको लिखना है। तो क्या लिखना होगा? 5 में यहां क्या है बोलिए? तो G, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद T। फिर यही चीज आपको रिपीट कर देना केवल 7 टाइम से G को।
फिर क्या होगा GCAT, फिर GCAT, फिर GCAT, फिर GCAT। अभी कितना टाइम हुआ? 1 2 3 4 5 GCAT, 6 GCAT। ये हो गया इसका कितना टाइम था? 7 टाइम। और यहां पर डाइस हो जाएगा क्या? 3 डाइस। मेरे दोस्त, ये जो हुआ ये आप लोगों का आंसर हो गया यही। ये डीएनए में बोला तब, अगर ये हम लोगों को आरएनए में बोलता तो हम लोग क्या करते? तो आरएनए में यहीं पर पूरा जैसे हुआ, अगर ये बात जो कह रहा है किस में लिखने के लिए? डीएनए में। तो इसलिए ये हुआ कि एडेनिन के जगह, एडेनिन किससे जुड़ा रहेगा? थायमिन से। लेकिन यदि ये हमें आरएनए में कहता तो एडेनिन जुड़ा रहता है किससे? यूरासिल से। ये सवाल मैं आपको देखना किस तरह दिया गया, उस तरह जवाब देना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दिए। एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। क्या बोले हम आपको कि ये सामान्य दिशा दिया है, पहले इसको आप इनका पूरक लिख लीजिए। पूरक कैसे लिखते हैं? तो पूरक लिखने के लिए इसका उल्टा लिखना होगा। तो ये 3 डाइस से इधर कर दिया आप लोगों का। अब एक एक करके उनका जो छार है उनको बताया कि एडेनिन जुड़ा रहेगा किससे? थायमिन से। थायमिन किससे? बोले एडेनिन से। गुआनिन किससे? साइटोसिन से। ये लिख दिए, हो गया। अब आपसे पूछा गया कि पूरक दिशा में हो गया। अब होता है कि आप 5 डाइस से 3 डाइस लिखने के लिए, अगर ये बात नहीं करता, ये केवल पूरक लिखने बोलता तो ये लिख दिया, इसका आंसर हो गया। लेकिन इन्होंने जो उल्टा बोला लिखने के लिए, इसलिए हम लोगों को इस तरह से 5 डैश से 3 डैश की तरफ लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 तो हम लोगों का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40। अब इनके बाद आपका इनका जो डायग्राम है, चलिए आपको ले चलते हैं वहां पर और इनके डायग्राम से आपको वाकिफ कर देते हैं। आइए देखिए, आपको दिख रहा है। तो अब इस डायग्राम को हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं, एग्जाम का टाइम है अभी, आपसे ज्यादा बहस करने का जरूरत नहीं है। ये आपकी केमिस्ट्री की चीजें, आप केमिस्ट्री में चीजें पढ़ भी चुके हैं और आपको ये बनाना है। ये 5 से 10 बार आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में आ जाए आप इसको बना के दे दीजिए। ठीक है, 5-7 बार इसको बना लीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, सवाल प्रस्फुटन। अब अगला जो आपका सवाल दिया गया है, यह है सवाल प्रस्फुटन को परिभाषित करें और एक पारितंत्र में कैसे यह प्रभावित करता है उनके बारे में बात की है। ठीक है, अब आइए इनको समझिए पहले कि ये सवाल प्रस्फुटन अलगल ब्लूम के बारे में क्या बात का, अलगल ब्लूम है क्या। अब अलगल ब्लूम के बारे में बात किया है तो इनको आप थोड़ा सा अगर इनको देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अलगल ब्लूम है क्या। हम चाह रहे हैं इनको आप देखिए थोड़ा सा। अलगल ब्लूम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सवाल प्रस्फुटन। तो कहते हैं क्या कि जब जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जल में जब पोषक तत्वों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उनमें जो सूक्ष्म जीव है, किस तरह के शैवाल, जो शैवाल है उनमें से नीलहरी शैवाल सबसे ज्यादा वृद्धि करती है। और नीलहरी शैवाल इतना ज्यादा वृद्धि होने के कारण जल के सतह पर एक लेयर बना देते हैं, एक अस्तर बना देते हैं। और ये जो अस्तर बनते हैं और यही अस्तर कहलाता है अलगल ब्लूम। इसी को सवाल प्रस्फुटन कहते हैं। अब इससे पारितंत्र को क्या नुकसान होता है, आप इनको समझिए। कहते हैं क्या कि ये जो नीलहरी शैवाल है एक तरह के विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं, उसे कहते हैं फाइकोटॉक्सिन। ये फाइकोटॉक्सिन जो है
वो जलीय छोटे जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहां तक कि ये जल में घुली जो ऑक्सीजन है उनको भी समाप्त करने लगते हैं। इनके साथ ही साथ इनसे होता यह है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो शैवाल के स्तर से नीचे जल में नहीं पहुंच पाती है, जिनके वजह से जल के अंदर जो छोटी छोटी जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और वो छोटे जीव मर जाते हैं, छोटे पौधे मर जाते हैं। अब वो जितने भी जूप्लैंक्टन्स हैं, वो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो सारे धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाएंगे। छोटे जो एक्वेटिक प्लांट थे पानी के अंदर वो भी मर जाएंगे। अब इससे होगा ये कि उस छोटे पौधे पर निर्भर करने वाले जो जूप्लैंक्टन्स है वो भी मर जाएंगे। अब जूप्लैंक्टन्स पर जो निर्भर कर रहे थे उससे बड़े जीव, छोटी मछलियां, वो भी मर जाएंगे। अब छोटी मछली पर जो निर्भर करने वाले जो बड़ी मछली थे वो भी धीरे धीरे मरने लगेंगे और ऐसा स्थिति हो जाएगा कि पूरा पारितंत्र, जल का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसको टच करें बड़ा क्या करते हो? देखिए, ये जो जल के सतह पर आपको जो लेयर दिख रहा है, यही लेयर जो बना है इसी को हम लोग कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन या अलगल ग्रोथ। आपको अभी दिखाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए, अब देखिए, आप पूरा एकदम लेयर जो है ये पानी के ऊपरी सतह पर क्या दिख रहा है आपको, तो ये शैवाल। अब इस तरह जो शैवाल होगा जो एक लेयर बना देते हैं, इसी को कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन। और इनका कारण से यही होगा कि इसके जल के निचली सतह पर जो छोटे छोटे पौधे हैं, जलीय जीव है, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा और जो जलीय पौधे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाने के कारण वो मर जाएंगे। और उसके बाद उन पे डिपेंड जो छोटी जीव है वो जूप्लैंक्टन्स वो खत्म हो जाएंगे और जूप्लैंक्टन्स पर जो डिपेंड करने वाली छोटी मछलियां वो भी समाप्त हो जाएंगे। छोटी मछली पर डिपेंड करने वाली जो बड़ी मछली है वो भी समाप्त हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से वापस लौटते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ, अब हम लोग का अगला सवाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोगों के बारे में बात करने हैं। इनके जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोगों के बारे में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है आपको एक बार याद दिला देते हैं। कहते हैं क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मानव का पहचान डीएनए से किया जाता है। अभी तक आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मानव का पहचान उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इन शब्दों से किया जाता है। जी नहीं, अगर किसी इंसान का पहचान जो किया जाए वो किससे, डीएनए से।
तो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं हाँ कि ओरिजिनल में ये यही आदमी है। समझ आ क्या बोल रहा है? तो आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो कहते हैं क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आनुवांशिक विज्ञान की एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मानव का पहचान डीएनए से किया जाता है। बोले क्या कि आनुवांशिक विज्ञान की एक नई तकनीक है जिसके द्वारा मानव का पहचान डीएनए से किया जाता है, उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। कहते हैं क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले जो बात किया था सर एलेक्स जेफरीज नामक वैज्ञानिक ने। क्या बोले? सर एलेक्स जेफरीज ने 1985 में इसके बारे में सबसे पहले बात किया था, सर एलेक्स जेफरीज ने। ठीक है, अब इसके क्या बोल रहे हैं अनुप्रयोगों के बारे में कि इनसे क्या क्या चीजें फायदा क्या है। तो कहता है कि सबसे पहले इनका जो उपयोग किया जाता है किस चीज में, नंबर 1 तो कहता है क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हम बात करें किनका, तो कहते हैं क्या अपराधी का पहचान करने में। अब कैसे आखिर अपराधी का पहचान करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, तो इस तरह से जब किसी घटना स्थल पर किसी का मर्डर हो जाता है या रेप हो जाता है तो उस जगह पर जो शरीर का कोई भी सैंपल अगर गिर जाता है उस सैंपल को उठाया जाता है और उस सैंपल से यह पता करते हैं कि इस क्या कहते हैं जिसका वहां पर मर्डर हो गया या किसी का रेप हो गया तो रेप होने वाले उस व्यक्ति के साथ पहले से इस आदमी के बारे में कोई इनके पीछे में कौन लगा था, कौन कौन इसके पीछे कई दिनों से चक्कर लगा रहे थे। तो ये चीजें हम कहां से प्राप्त करते हैं, सीसीटीवी कैमरा से भी प्राप्त कर लेते हैं ना। तो कहते हैं कि उनके बारे में पहले पता करते हैं कि इनके पीछे कौन लगा हुआ था, इनके बारे में कौन चर्चा कर रहा था। इनसे पता करने के बाद फिर उसको शक के आधार पर लाया जाता है और उसको डीएनए टेस्ट किया जाता है और उस डीएनए को उस घटना स्थल से जो प्राप्त सैंपल, उदाहरण के तौर पर कि मर्डर करते समय ब्लड जो सैंपल गिर गया या हेयर सैंपल गिर गया तो उनसे उनका डीएनए मैच करेंगे। ठीक है, तो उनसे पता चल जाता है अपराधी का पहचान करने में। ठीक है, दूसरा तो कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्विंस, मतलब जुड़वा बच्चा का पहचान करने में कि जो दो जुड़वा भाई है, दो एक ही जैसा है, लेकिन वो कैसे पहचान कर पाएंगे कि आखिर दोनों में से किसी ने किसी का खून कर दिया, तो ये बात कैसे प्रमाणित होगा कि किसने किया। देखने में दोनों एक जैसा है लेकिन उसके डीएनए से पता चल जाएगा कि वो डीएनए किस जुड़वा का है। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा कहता है पैटर्निटी टेस्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं पैतृक परीक्षण। अब ये पैतृक परीक्षण क्या है, पैटर्निटी टेस्ट क्या है, तो कहते हैं क्या किसी भी व्यक्ति के उनके जो बच्चे का जो पहचान होगा वो एक ट्रू फादर और मदर के रूप में। तो कहते हैं किसी का अगर सत्य पिता का पहचान करना है तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से होगा। उदाहरण के तौर पर कहते हैं क्या अगर किसी बच्चे का पिता का अगर पता लगाना है या किसी को शक के आधार पर कि कोई व्यक्ति इसका पिता है तो उस बच्चे का डीएनए सैंपल और जिनके ऊपर शक किया गया है उनका डीएनए सैंपल लेकर मैच किया जाता है। अगर वो मैच हो जा रहा है तो उसे उसमें पता चल जाएगा और उसी को हम लोग कहते हैं पैटर्निटी टेस्ट, पैतृक परीक्षण। ठीक है, चलिए तो आपके ग्रुप सी के जो क्वेश्चंस थे वो हम आपका डिस्कस कर दिए 42 नंबर। अब हम लोगों को ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करना होगा। तो आज भर इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।